लास्ट लेक्चर में हम अंतर्विष्ट विभज्योतक के बारे में बात कर रहे थे। तो अंतर्विष्ट विभज्योतक का जो दूसरा कार्य है वो है पर्णाधार आच्छद का निर्माण करना। तो जैसा कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, जो तना है वो पर्व और पर्व संधियों के अंदर विभाजित है। जैसे ये पर्व है और ये पर्व संधि है, उसके बाद फिर से ये पर्व है और फिर से ये पर्व संधि है। अब जो पर्ण है वो पर्व संधि से विकसित होती है। अब इस पर्ण का जो आधार भाग होता है वो एक आच्छद का निर्माण करता है। ये आच्छद जो है वो कुछ दूरी तक जो तना है उसको ढक लेती है। इसको बोलते हैं हम पर्णाधार आच्छद। तो अब इस पर्णाधार आच्छद का निर्माण कौन से पौधों में होता है? तो एक कुल का नाम आपको ध्यान में रखना है, पोएसी। तो पोएसी जो है ये एक बीजपत्री कुल है और पोएसी के अंदर जितने भी पौधे आते हैं उन सभी में पर्णाधार आच्छद का निर्माण होता है, जो कि अंतर्विष्ट विभज्योतक के कारण होता है। इसके अलावा कुछ द्विबीजपत्री पौधे भी ऐसे हैं जिनमें पर्णाधार आच्छद बनता है। जैसे अगर अपने बात करें पॉलीगोनम की, तो पॉलीगोनम में ये पहचान का इसका लक्षण होता है कि पॉलीगोनम में पर्णाधार आच्छद बनता है, तो इसलिए ये पॉलीगोनम है, तो उसमें ये पहचान का लक्षण होता है। इसके अलावा जो टोबैको है या तंबाकू का जो पौधा है उसमें भी पर्णाधार आच्छद हमें देखने को मिलता है, जो अंतर्विष्ट विभज्योतक के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे पार्श्व विभज्योतक की। तो पार्श्व विभज्योतक को एधा के नाम से भी जानते हैं। जो संवहन पुल होते हैं, संवहन पुलों में जो एधा उपस्थित होती है उस एधा को ही पार्श्व विभज्योतक कहा जाता है। अब ये एधा या पार्श्व विभज्योतक का क्या काम है? तो जो पौधों के अंदर सामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है, जो आवर्तबीजी पौधे हैं और अनावर्तबीजी जो पौधे हैं, या द्विबीजपत्री और अनावर्तबीजी जो पौधे हैं उनमें जो द्वितीयक वृद्धि होती है सामान्य, उसके लिए जो पार्श्व विभज्योतक या एधा है वो आवश्यक होते हैं। अब द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है? जो तना है या जो जड़ है उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि होती है, तो इसको हम बोलते हैं सामान्य द्वितीयक वृद्धि। तो इसके लिए हमें पार्श्व विभज्योतक या एधा की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें एधा उपस्थित होती है या पार्श्व विभज्योतक उपस्थित होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित होती है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने बात करें तो कुकुरबिटेसी एक कुल आता है। इस कुकुरबिटेसी कुल के अंदर जितने भी पौधे आते हैं उनका जो तना होता है वो क्लाइंबर होता है। क्लाइंबर का मतलब ये है कि वो उसको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। जो तना है वो अंदर से खोखला होता है और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो इसका मतलब उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। लेकिन उसमें जो एधा है वो उपस्थित होती है, लेकिन एधा या पार्श्व विभज्योतक उपस्थित होने के बावजूद भी इनमें द्वितीयक वृद्धि जो है वो अनुपस्थित होती है। तो ये एक अपवाद है जो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है उसके संगठन के बारे में। तो दो तरह का शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। एक तो है जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक और दूसरा है मूल शीर्षस्थ विभज्योतक। अब इन दोनों प्रकार के शीर्षस्थ विभज्योतक के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वाद दिए हैं। तो अब हम इनके वाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है उसके कौन कौन से वाद हैं और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने वो दिए हैं। तो सबसे पहला इसमें वाद आता है शीर्षस्थ कोशिका वाद। ये नेगेली के द्वारा दिया गया था 1845 के अंदर। तो नेगेली के अनुसार जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है वो केवल एकल चतुष्फलकीय कोशिका का बना होता है और इस कोशिका के विभाजन से ही, इस कोशिका के समसूत्री विभाजन से ही जो शीर्ष है प्ररोह का उसकी वृद्धि होती है। तो डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ही एकल कोशिका शो की गई है, शीर्षस्थ कोशिका जिसको बोलते हैं। तो जिसके साइड से वृद्धि करने, साइड से डिवाइड करने या विभाजन करने पर या समसूत्री विभाजन करने पर इसकी वृद्धि होती है। तो ये है प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। अगर अपने ऊपर से देखें, इसका ऊपरी व्यू देखें, अपर व्यू या ऊपर से अगर अपने देखें इसको, तो आपको 3 कटिंग फेसेस दिखाई देंगी। तो ये जो कटिंग फेसेस हैं यहां से समसूत्री विभाजन होता है और जो शीर्ष है प्ररोह का उसकी वृद्धि होती है। अब अगर हम अपने बात करें तो इस प्रकार की जो कोशिका है ये हमें देखने को मिलती है केवल और केवल टेरिडोफाइट्स में ही। टेरिडोफाइट्स के अलावा जितने भी बाद वाले पौधे हैं, जैसे अनावर्तबीजी पौधे हैं या आवर्तबीजी पौधे हैं, उनमें ये कोशिका अनुपस्थित होती है। इसीलिए इस वाद को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा वाद जो था वो है
हिस्टोजनवाद। तो हिस्टोजनवाद जो था वो हैन्स्टीन के द्वारा 1868 में दिया गया था। अब हैन्स्टीन क्या कहता है? हैन्स्टीन कहता है कि 3 विभेदित हिस्टोजन परतें होती हैं प्ररोष शीर्षस्थ विभज्योतक के अंदर, यानी प्ररोष शीर्षस्थ विभज्योतक 3 परतों का बना होता है और इन परतों का जो भविष्य है वो पहले से ही निर्धारित होता है। यानी कौन सी परत कौन से आगे चलकर कौन सा भाग बनाएगी ये पहले से ही निर्धारित होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। तो इसमें 3 परतें जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरोम। तो ये 3 परतों के द्वारा जो प्ररोष शीर्षस्थ विभज्योतक है इसको प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले डर्मेटोजन की बात करें तो इसमें जो कोशिकाएं हैं वो केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन यानी कि अपनत्व विभाजन प्रदर्शित करती हैं। तो अपनत्व विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन जब होते हैं तब एक परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या जो है वो तो बढ़ती जाती है, जबकि जो परतों की संख्या है वो वही रहती है। तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम के अंदर इसको इस तरह से हम लोग शो कर सकते हैं। तो अब इसका जो भविष्य है डर्मेटोजन का वो पहले से ही निर्धारित है। डर्मेटोजन आगे चलकर क्या बनाती है? अधिचरम का निर्माण करती है। तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो अधिचरम है, उसका निर्माण डर्मेटोजन से होता है। उसके बाद दूसरी परत आती है पेरिब्लम। पेरिब्लम जो है वो दोनों तरह के जो विभाजन है वो प्रदर्शित करती है, एंटीक्लाइनल डिवीजन एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि अपनत्व विभाजन और परिणत्व विभाजन। अब इसको हम डायग्राम से इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इस पेरिब्लम जो है इसका भविष्य पहले से ही निर्धारित है। ये आगे चलकर क्या बनाएगी? तो ये भरण उत्तक का निर्माण करती है। तो भरण उत्तक के अंदर जैसे आपका वल्कुट आ जाता है, इसके अलावा जो अधश्चरम है वो आ जाता है, अंतश्चरम है वो आ जाती है। तो ये सब जो है वो पेरिब्लम से ही इनका निर्माण होता है। तीसरी जो लेयर आती है वो आती है प्लूरोम। प्लूरोम में डिविजन्स इन ऑल प्लेन होते हैं, यानी कि सभी तलों में विभाजन होता है, जिसको हम डायग्राम के द्वारा इस तरह से शो कर सकते हैं। तो सभी तलों में विभाजन होगा प्लूरोम के अंदर और प्लूरोम का भविष्य पहले से ही निर्धारित है। प्लूरोम से क्या बनेगा? आगे चलकर रंभ या स्टील का निर्माण होता है। तो रंभ के अंदर जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, मज्जा हो गई, तो ये सब जो है वो रंभ के भाग होते हैं, या परिरंभ हो गया, ये सब रंभ के अंदर आ जाते हैं, जिसका निर्माण प्लूरोम से होता है। अब एक वैज्ञानिक है हॉफमिस्टर। तो हॉफमिस्टर ने जो डर्मेटोजन परत है उसका नाम चेंज कर दिया, नाम परिवर्तित करके क्या रखा? प्रोटोडर्म। तो हॉफमिस्टर ने डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म नाम दिया था। उदाहरण की अगर अपने बात करें तो इस तरह की जो परतें हैं वो हमें कुछ अनावर्त बीजी पौधों और कुछ आवर्त बीजी पौधों में ही देखने को मिलती हैं। ज्यादातर जो अनावर्त बीजी पौधे हैं और आवर्त बीजी पौधे हैं उनमें ये जो परतें हैं या तो अनुपस्थित होती हैं, और अगर ये उपस्थित हैं तो उपस्थित होने पर इनका जो भविष्य है वो निर्धारित नहीं होता है। तो इसलिए इस वाद को निरस्त कर दिया गया। अब जो हैन्स्टीन था उसने केवल एक ही पौधे में इन परतों का अध्ययन किया था और उस पौधे का नाम आपको ध्यान में रखना है कैप्सेला। तो कैप्सेला में इन परतों को देखा और ये जो वाद था वो प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में ये वाद जो था वो निरस्त हो गया।